हेलो एंड वेलकम टू ICZ क्लासेस। बच्चों, आज हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स को कंटिन्यू करते हुए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है और इसकी वेरिएशन अलोंग द पीरियड और डाउन द ग्रुप जो है वो क्या होती है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इट इज़ डिफाइंड एज द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन आइसोलेटेड एटम इन गैसियस स्टेट, जब एक आइसोलेटेड अलग किया हुआ एटम गैसियस स्टेट में लेकिन क्या करे, गेन्स एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म द नेगेटिव आयन। जब एक आइसोलेटेड एटम गैसियस स्टेट में इलेक्ट्रॉन गेन करे तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करते समय उससे जो एनर्जी रिलीज होगी तो उसे बेटा कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, या फिर हम इसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी भी इसे कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आप ध्यान रखेंगे कि ये जो एनर्जी रिलीज होती है बेटा यहाँ पर, इसमें आपने ध्यान करना है कि दिस एनर्जी रिलीज्ड इज यूज्ड टू ओवरकम द फोर्स ऑफ रिपल्शन एग्जिस्टिंग बिटवीन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। मतलब कि जब एक आइसोलेटेड एटम गैसियस स्टेट में इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए अपने आप से एनर्जी रिलीज करता है, जिसे हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं, तो वो एनर्जी रिलीज उसकी जो है वो ओवरकम होने में जो फोर्सेस ऑफ रिपल्शन प्रोड्यूस होने के चांसेस होते हैं, जब वो इलेक्ट्रॉन उस गैसियस एटम के वैलेंस शेल में आए तो वहाँ पर वो उस वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के साथ रिपल्शन जो करे और उसकी एडिशन वहाँ पर मतलब सुटेबल होने के लिए वो जो एनर्जी रिलीज्ड होती है, जिसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आप कहते हो, वो वहाँ पे इस्तेमाल होती है। यानी मैं आपको फिर से ये बात बता दूँ, दिस एनर्जी रिलीज्ड इज़ यूज्ड टू ओवरकम द फोर्स ऑफ रिपल्शन एग्जिस्टिंग बिटवीन, जो फोर्स ऑफ रिपल्शन होने का अंदेशा कहाँ रहता है? बिटवीन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। वहाँ पर वो एनर्जी रिलीज जो है वो ओवरकम होने में इस्तेमाल होती है। मतलब वो टैकल करती है इस सिचुएशन से कि जो आने वाला इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन से रिपल्शन करे और वो वहाँ पर उस गैसियस एटम से सुटेबली ऐड हो सके, यानी वो गैसियस एटम उस इलेक्ट्रॉन को, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को गेन कर सके, तो उसकी जो वो एनर्जी रिलीज होती है वो उसे वहाँ पर इस फोर्स ऑफ रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए इस्तेमाल होती है। जैसे देखिए, हमने यहाँ पे बताया एक एटम है जो कि गैसियस स्टेट में होगा। बेटा ये ज़रूरी है कि द एटम ऑफ एलिमेंट शुड बी इन गैसियस स्टेट, ओनली देन हम इस चीज़ की, इस तरह की रिलीज ऑफ एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो एटम गैसियस स्टेट में है, प्लस हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, उसे इलेक्ट्रॉन क्या करना है, गैसियस स्टेट पे गेन करना है। तो एटम प्लस इलेक्ट्रॉन तो ठीक है, लेकिन आगे जाकर तुम्हारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो एनाइन बनेगा। ठीक है, मतलब एटम ने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो एनाइन हो गया, नेगेटिवली चार्जड आयन हो गया, और प्लस वहाँ पर जो है एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी प्लस में हम बता रहे हैं कि अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वहाँ पर स्टेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, सिचुएशनली वहाँ पर वो रिलीज होगी। ठीक है, जिसे आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहेंगे। अब आगे अगर हम बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप ध्यान करेंगे कि ग्रेटर द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मतलब अगर कंपैरिजन के लिए आप कोई दो एटम्स लेते हो तो जिस एटम की बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी, यानी जिस एटम से ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, उस एटम के पास ग्रेटर टेंडेंसी होती है गेन इलेक्ट्रॉन करने की, यानी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी उस एटम में ज़्यादा होती है, जिसको हम लिखते हैं ग्रेटर द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जितनी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू ज़्यादा होगी, यानी जितनी एनर्जी रिलीज ज़्यादा होगी एटम से, ग्रेटर विल बी द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू गेन और एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, तो उतनी उसके पास इलेक्ट्रॉन गैनिंग टेंडेंसी या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी आप कहेंगे वो ज़्यादा होती है। ठीक है बच्चे, अब हम पढ़ेंगे कुछ फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को, जिसे आप लिखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कुछ फैक्टर्स हैं, उनके नाम है एटॉमिक साइज इफेक्ट करता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को, न्यूक्लियर चार्ज
अफेक्ट करता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को। इसी तरह से सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, या आप सिंपली बताएंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी जो है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को अफेक्ट करती है। किस किस तरह से ये फैक्टर्स जो हमने बताए ये किस तरह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को अफेक्ट करते हैं, लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन। तो सबसे पहले देखिए एटॉमिक साइज, ठीक है। तो एटॉमिक साइज को यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि लार्जर द साइज ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट, अगर कोई एलिमेंट का एटम है उसका साइज जो है दूसरे के बरक्स में, दूसरे एटम के कंपैरिजन में ज़्यादा है, तो उस ज़्यादा लार्जर साइज्ड एटम में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन वो कम होगी, ठीक है। साइज ज़्यादा होने के कारण डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इनकमिंग इलेक्ट्रॉन जो आप कहेंगे वो डिस्टेंस जो है वो क्या होगा, आपका इंक्रीज्ड होगा, ठीक है। मतलब लार्ज डिस्टेंस होगा बड़े साइज वाले एटम में। तो वहाँ पर बड़े साइज वाले एटम में अगर आपके एटम का साइज जो है वो ज़्यादा है तो वहाँ पर उसका जो आप बताएंगे, एक तो वहाँ पर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच ज़्यादा डिस्टेंस आएगा और उस वाले एटम में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो लेस होगी, ठीक है। और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसकी लेस होगी तो आप बताओगे ऐसे एटम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी तो नेगेटिव, लेकिन होगी लेस नेगेटिव बेटा। क्या होगी, जब एटम का साइज ज़्यादा होगा तो वहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उस एटम की कम होगी, तो इसलिए आप बताओगे उसमें लेसर टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन को गेन या एक्सेप्ट करने की, एज कंपेयर टू अगर हम देखेंगे दूसरे एलिमेंट के एटम को, अगर उसका साइज छोटा है वहाँ पर उसके अंदर जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा होंगे और वहाँ पर उसे ज़्यादा चांसेस होंगे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट या गेन करने की, ठीक है। आप कहेंगे लेसर साइज ऑफ द एटम के केस में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज सेड टू बी मोर नेगेटिव, ठीक है, एंड इन लार्जर साइज्ड एटम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज सेड टू बी लेस नेगेटिव, ठीक है। अब हम दूसरा फैक्टर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। अगर न्यूक्लियर चार्ज को देखेंगे बेटा तो देखिए न्यूक्लियर चार्ज अगर एटम का इंक्रीज्ड है, ठीक है, मान लीजिए मेरे पास फिर से दो एटम्स हैं, इन दो एटम्स ए और बी में से अगर सपोज कीजिए एटम ए का न्यूक्लियस का चार्ज जो है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू द एटम बी जिसका न्यूक्लियर चार्ज कम है, तो जिसका न्यूक्लियर चार्ज बेटा ज़्यादा होगा उसी का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, यानी ग्रेटर द न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। अगर न्यूक्लियस का चार्ज ज़्यादा है तो अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन आपको ज़्यादा मिलेगी, और जब उस एटम के पास अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो वो उस फ्री इलेक्ट्रॉन को गेन या एक्सेप्ट बड़ी आसानी से कर सकता है। यानी आप वहाँ पे बताएंगे कि इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज, विद इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो इंक्रीज होगी, तो इस वजह से क्या होगी, सो द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बिकम्स इन दिस केस मोर नेगेटिव। तो इस वाले केस में जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बनेगी वो मोर नेगेटिव बनेगी, ठीक है। मतलब यहाँ जो इस वक्त एटम होगा जिसका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा उसमें ज़्यादा टेंडेंसी रहेगी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। होप कि आपको ये भी फैक्टर समझ में आ गया हो। यानी दूसरी तरफ अगर आप बताओगे कि एक ऐसा एटम जिसमें पहले वाले के बरक्स में न्यूक्लियर का चार्ज जो है वो कम है, तो फिर न्यूक्लियस चार्ज कम है तो इसका मतलब उस एटम में फिर जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्शन है वो कम होगी, क्योंकि ऐसे एटम का साइज, न्यूक्लियर चार्ज कम होने का मतलब ऐसे एटम का साइज जो है वो ज़्यादा होगा, तो वहाँ अट्रैक्शन जो है वो कम होगी बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन, तो लिहाजा वो उस इलेक्ट्रॉन को अपने आप के अंदर ऐड जो है वो करेगा तो ज़रूर, लेकिन काफ़ी लेसर टेंडेंसी इसकी होगी, जिसको आप बताओगे सर कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी लेस न्यूक्लियर चार्ज वाले एटम की, उसमें लेस नेगेटिव होगी। क्या होगी उसकी? लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी। होप कि ये वाला फैक्टर भी आपको समझ में आ गया हो।
अब थर्ड फैक्टर है बेटा कि सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने कल भी बताया आपको प्रीवियस लेक्चर में इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन एंथैल्पी में, ठीक है, या आयोनाइजेशन एनर्जी में, यहाँ पर भी मैं फिर से बता रहा हूँ कि हुंड्स रूल के मुताबिक जो एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर s ऑर्बिटल में, p ऑर्बिटल में, d ऑर्बिटल में या f ऑर्बिटल में इस तरह से आए, मतलब अगर s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं और p ऑर्बिटल में या तो 3 इलेक्ट्रॉन या तो फिर 6 इलेक्ट्रॉन्स का केस बने, d में 5 का हाफ फील्ड यानी फुली फील्ड और हाफ फील्ड, ठीक है, तो या फुली फील्ड, हाफ फील्ड और फुली फील्ड का केस अगर बने, यानी 5 इलेक्ट्रॉन या 10 इलेक्ट्रॉन का केस बने। इसी तरह से f ऑर्बिटल में अगर 7 इलेक्ट्रॉन या 14 इलेक्ट्रॉन का केस अगर बनता है तो वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट की स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और सिमेट्रिकल मानी जाती है। वहां पर ऐसे एलिमेंट्स को इलेक्ट्रॉन गेन करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बेटा आप देखेंगे इस वाले फैक्टर को सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, द सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट आल्सो प्लेज ए सिग्निफिकेंट रोल इन डिसाइडिंग द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एलिमेंट atom of an element. The atom with symmetrical electronic configuration first of all have no urge, ठीक है, टू गेन इलेक्ट्रॉन। पहले तो हम ये बात बताएंगे कि जिस एलिमेंट के एटम में सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसे तो कोई ज़रूरत ही नहीं है इलेक्ट्रॉन गेन करने की पहले फिलहाल। क्यों? बिकॉज टू डू सो, ऐसा अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन करे तो ऐसा करने से उसकी जो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बेटा, सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वो अनसिमेट्रिक हो जाएगी, वो स्टेबल से अनस्टेबिलिटी की तरफ जो है वो जाएगा इलेक्ट्रॉन गेन करने से। लिहाजा हम यहाँ पर बताएंगे सो टू गेन इलेक्ट्रॉन बाय देम, अगर ऐसे एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन गेन होना है तो यहाँ पर एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड होगी। सो टू गेन electron by such elements whose electronic configuration is stable and symmetrical, energy will be needed. वहाँ पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, एनर्जी नीड होगी, ठीक है नहीं, एंड हैंस यू कैन से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन सच एलिमेंट्स विल बी लो नेगेटिव या लेस नेगेटिव, आप उसको बोल सकते हो, लो नेगेटिव वैल्यू ऐसे एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू आएगी, ठीक है बेटा। होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हुई हो। हाँ, एक चीज़ आप याद रखना कि जिन एलिमेंट्स में बेटा सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का केस बनेगा वहां पर आप बताएंगे कि उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो जीरो होती है। उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? जीरो होती है। ये चीज़ मैं नीचे भी डिस्कस करूंगा, लेकिन मैं पहले आपको बता भी दे रहा हूं। अब हम इसका थोड़ा क्या करेंगे, ट्रेंड डिस्कस करेंगे। मतलब जब हम डाउन द ग्रुप आएंगे, क्रॉस द पीरियड जाएंगे तो क्या होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के साथ। तो देखिए, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जिसको हम कहते हैं बिकम्स लेस नेगेटिव। बेटा इसको हम लेस नेगेटिव और मोर नेगेटिव से देखेंगे। लेस नेगेटिव का मतलब कि जब आप किसी भी ग्रुप में टॉप से बॉटम की ओर आओगे तो चूंकि साइज जो है, जैसे लिथियम है, सोडियम है ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट्स, ठीक है, या पोटेशियम है। लिथियम में आपको पता है कि 2 शेल्स होते हैं, सोडियम में 3 शेल्स हो जाते हैं, तो तीसरा शेल ज़्यादा साइज रखेगा एज कम्पेयर टू लिथियम। पोटेशियम में तो 4 शेल्स हो जाएंगे, ठीक है। नीचे की तरफ किसी भी ग्रुप में आने से बेटा जो क्या कहेंगे आप, साइज है वो इंक्रीज होता है। तो साइज जब इंक्रीज, मैंने अभी बताया था, जब साइज इंक्रीज होता है तो तब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन की वो कम होती है, और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है तो इलेक्ट्रॉन को गेनिंग टेंडेंसी भी लेस नेगेटिव होती है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर बताया कि ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बिकम्स लेस नेगेटिव होती है ये, ठीक है। यानी आप बताएंगे कि जो ऊपर ग्रुप का टॉप मोस्ट एलिमेंट होगा उसके पास इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी ज़्यादा होगी, फिर नीचे जाएंगे तो वो कम हो जाएगी, फिर नीचे जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी कम हो जाएगी। उसी को हम कहते हैं लेस नेगेटिव, वो होती चली जाएगी ग्रुप में आगे टॉप से बॉटम की ओर जाने से, ठीक है। अब देखिए, अगर हम यहाँ पर, ठीक है, एक ये चीज़ बता दें कि अगर सर हम अक्रॉस द पीरियड जाएंगे, ठीक है, वेयर एज ऑन मूविंग अक्रॉस द पीरियड, अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे पीरियोडिक टेबल में तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बिकम्स मोर नेगेटिव।
क्यों? क्योंकि प्राइमरीली ये किस चीज़ पर डिपेंड कर रही है? एटॉमिक साइज पर डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जब हम एक पीरियड में लेफ्ट से राइट की ओर चलते हैं तो जो एटॉमिक साइज होता है वो वहाँ पर डिक्रीज होता है। मतलब यहीं देखिए, अगर लिथियम आप बोलोगे सेकंड पीरियड के एलिमेंट लोगे थोड़े से एग्जांपल्स के लिए, तो यहाँ लिथियम के आगे आपका बेरिलियम होगा, फिर बोरान होगा, कार्बन, नाइट्रोजन वगैरह होगा। ठीक है, तो इन सारे एलिमेंट्स का जो है बेटा पीरियड नंबर 2 होने से इनका शेल नंबर सेम होगा, क्योंकि जिस भी पीरियड के एलिमेंट्स होते हैं उनका शेल नंबर सेम होता है। जैसे ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स है, इनमें दो ही शेल आएंगे। तो लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जितना साइज लिथियम का होगा 2 शेल्स का, उतना आगे वाले बेरिलियम एलिमेंट के एटम का नहीं होगा। उसमें भी 2 ही शेल आएंगे, लेकिन उसका साइज कम आएगा। क्यों? क्योंकि ये कारण हमने पीछे आपको पढ़ाया है एटॉमिक साइज वाले ट्रेंड में, वहाँ पे बताया है मैंने कि क्यों ऑन मूविंग अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक साइज बेटा डिक्रीज होती है, क्योंकि इंक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज की वजह से। जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है तो आपको पता है फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाते हैं तब, और जब फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बढ़ते हैं तो ये वैलेंस शेल जो है ये न्यूक्लियस की ओर खींचा जाता है, तो साइज जो है वो डिक्रीज हो जाती है। इसी तरह से बोरान में आप देखोगे कि बोरान का साइज जो है ये पीछे वाले एलिमेंट से और छोटा हो जाएगा, क्योंकि वहाँ न्यूक्लियर चार्ज और ज़्यादा हो जाएगा जो एटॉमिक नंबर बढ़ा तो। ठीक है, इसी तरह से कार्बन का वो भी शेल 2 ही रखेगा, लेकिन साइज जो है उसका छोटा होता चला जाएगा। आपको ये इफेक्ट थ्रू आउट नजर आ रहा है कि जब हम लेफ्ट टू राइट देखिए, यहाँ साइज बड़ा है, यहाँ छोटा हो गया, यहाँ छोटा हो गया, यहाँ छोटा हो गया। मतलब जितना जितना आप आगे की तरफ पीरियड में जाएंगे बेटा, तो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन लेस साइज होने के कारण जो है वो क्या हो जाएंगी, बढ़ती चली जाएंगी फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। मतलब लिथियम की फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन कम है, बेरिलियम में ज़्यादा है, बोरान में उससे ज़्यादा फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है, कार्बन में उससे ज़्यादा फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है। तो दैट इज़ वाई हमने कहा कि जब हम पीरियोडिकली चलते हैं लेफ्ट टू राइट पीरियड में, तो एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी जो होती है, इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी जो होती है, वो ज़्यादा नेगेटिव हो जाती है। मतलब लिथियम बेरिलियम बोरान में अगर हम देखेंगे बेटा, तो बोरान की या कार्बन की भी देखेंगे, यहाँ पर जो मैंने मेंशन किया है, कार्बन की सबसे ज़्यादा टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, फिर उससे कम होगी बोरान की, उससे कम होगी बेरिलियम की, और सबसे कम होगी यहाँ पर लिथियम की। ठीक है, तो होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई हो। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपने एक मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई है, यू शुड हैव टू कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड। मैंने लिखा है यहाँ पर कि जब हम डाउन द ग्रुप आए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के साथ क्या हो, अक्रॉस द पीरियड जाएंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के साथ क्या हो। मैंने अभी ये चीज़ डिस्कस की। अब मैं कह रहा हूँ मोर नेगेटिव तो अक्रॉस द पीरियड बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी, लेकिन एक्सेप्ट अलावा किनके, ग्रुप सेकंड के, ग्रुप 15 के, ग्रुप 18 के। ये पीरियोडिक टेबल में 3 ग्रुप्स हैं, इनके अलावा आप ये बात कह रहे हो। ठीक है, यहाँ पर ये इनके लिए ये बात सुटेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि वेयर यहाँ इन 3 ग्रुप्स में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज 0। इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? 0। क्यों 0 है? अभी ऊपर मैंने बताया था, स्टेबल सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ग्रुप सेकंड वाले एलिमेंट्स के s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ग्रुप 15 वाले p ऑर्बिटल में आपके पास कितने रहते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और ग्रुप 18 वाले एलिमेंट्स में आपके पास p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं बेटा? 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो ये तो हुंड्स रूल के मुताबिक स्टेबल कन्फिगरेशंस हैं, तो लिहाजा इनको तो कोई ज़रूरत ही नहीं है इलेक्ट्रॉन गेन करने की। तो लिहाजा ऐसे स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वाले ग्रुप के एलिमेंट्स में जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो 0 होती है। ठीक, वही मैंने बताया क्यों 0 होती है, ड्यू टू कंप्लीटली फील्ड s ऑर्बिटल, हाफ फील्ड p ऑर्बिटल एंड कंप्लीटली फील्ड p ऑर्बिटल इन दीज ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स रेस्पेक्टिवली। ठीक है, हाँ, कंप्लीटली फील्ड s ऑर्बिटल ग्रुप 2 का, हाफ फील्ड p ऑर्बिटल ग्रुप 15 का, फुली फील्ड p ऑर्बिटल ग्रुप 18 का। ठीक है, होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हुई हो, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, चलिए बेटा, अब कुछ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में और चीज़ याद रखने वाली है, वो ये है कि हेलोजेंस जो होते हैं, जब आप पीरियोडिकली आगे चलते हो या ग्रुप वाइज भी जाओगे आप आगे, तो जो ग्रुप नंबर 17 होता है आपका, जिनको हम हेलोजेंस कहते हैं, जिनका टॉप पे फ्लोरीन होता है, फिर क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, आयोडीन होता है, और एस्टेटिन होता है जो कि रेडियो एक्टिव है, हम इनकी बात करेंगे फिलहाल। तो ये ग्रुप 17 वाले एलिमेंट्स जो हेलोजेंस कहलाते हैं, दे हैव हाईएस्ट नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मतलब इनके पास क्या होती है, देखो हम कहते हैं कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं, मोस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाले एलिमेंट्स कौन से होते हैं? हेलोजेंस होते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो
साइज़ आता है, एटॉमिक साइज़ आता है पीरियोडिकली लेफ़्ट टू राइट जाने से, वो काफ़ी ज़्यादा कम आ जाता है। तो मैंने अभी अभी तो आपको बताया कि जितना साइज़ एटम का कम आए उतनी उसके पास अट्रैक्टिव पावर या फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती हैं, तो वो ज़्यादा जल्दी इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है, यानी एक्सेप्ट कर सकता है। तो आपने याद रखना है पूरे पीरियोडिक टेबल में कि हेलोजेंस हैव हाईएस्ट नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन देयर ओन पीरियड्स, अपने रेस्पेक्टिव पीरियड्स में, यानी फ्लोरीन का जो पीरियड आएगा, पीछे जो एलिमेंट्स आएंगे सब में सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी, फिर क्लोरीन वाले पीरियड में सबसे ज़्यादा क्लोरीन की होगी, फिर ब्रोमीन वाले पीरियड में सबसे ज़्यादा ब्रोमीन की होगी। ठीक है, तो इस तरह से हम ये बात कह रहे हैं यहाँ पर कि अपने रेस्पेक्टिव पीरियड्स में हेलोजेंस की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा हुआ करती है। ठीक है, बिकॉज दीज एलिमेंट्स आर, क्यों होती है ज़्यादा इनकी, बिकॉज दीज एलिमेंट्स आर शॉर्ट ऑफ ओनली वन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन ये दूर होते हैं, ताकि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन स्टेबल बने और इनकी जो एटॉमिक रेडियाई होती है वो स्मॉलेस्ट होती है। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि जब आप पीरियोडिकली जाओगे तो एटॉमिक साइज चूंकि डिक्रीज होती है तो इनकी एटॉमिक साइज स्मॉलेस्ट होती है इन देयर रेस्पेक्टिव पीरियड्स में। ठीक है, तो बेटा ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ थी, ये भी हमने आपको यहाँ से अच्छे से समझा दी। तो अब देखिए एक और क्वेश्चन यहाँ पर बनता है जो आपको अक्सर पूछा भी जाता है, लेकिन मैं उसे लास्टली डिस्कस करूँगा क्योंकि यहाँ पर हम फिलहाल थोड़ा सा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ लेंगे। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का एक क्वेश्चन आता है कि देखिए हमने कहा कि पीरियोडिकली बेटा अगर हम जाते हैं, ठीक है नहीं, तो या अगर आप जैसे पीरियोडिकली भी छोड़िए, आप अगर डाउन द ग्रुप जाएंगे तो हेलोजेंस में सबसे टॉप पे फ्लोरीन आता है, उससे नीचे क्लोरीन आता है। अभी अभी आपने ट्रेंड बताया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप जब हम जाते हैं तो डाउन द ग्रुप जाने से जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो लेस नेगेटिव होती है। लेस नेगेटिव का मतलब कि फ्लोरीन के पास ज़्यादा टेंडेंसी होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, और क्लोरीन के पास क्या होनी चाहिए, उससे कम टेंडेंसी होनी चाहिए, और अगले वाले एलिमेंट में वो कम टेंडेंसी होगी जिसे आप लेस नेगेटिव कहते हो। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, ठीक है, वो एक्सेप्शनल केस क्या है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा मानी जाती है एज कंपेयर टू फ्लोरीन। एक्सप्लेन वाई, आपको ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप एक्सप्लेन करो क्यों क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो फ्लोरीन से ज़्यादा होती है। तो हम इसको लास्टली डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम यहाँ पर इलेक्ट्रो, या अगर आपने देख ही लेना है तो आप यहाँ पे इसको हम कंप्लीट ही कर लेते हैं। ठीक है, देखिए बेटा क्यों होती है क्लोरीन की हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्योंकि जो क्लोरीन होता है इसका जो साइज़ होता है ना, इसका साइज़ जैसे हम ग्रुप में देखेंगे तो डाउन द ग्रुप साइज़ इंक्रीज होती है, तो फ्लोरीन का साइज़ जो है वो छोटा होगा, क्लोरीन का साइज़ जो है वो बड़ा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि जो फ्लोरीन है इसका स्मॉलेस्ट साइज अमंग द हेलोजेंस, यानी ग्रुप 17 वाले एलिमेंट्स में सबसे छोटा साइज वाला एटम जो है वो फ्लोरीन है। तो इसका साइज इतना छोटा होता है कि इलेक्ट्रॉन रिपल्शन जो होती है यहाँ पर मतलब यहाँ की पर इसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के बीच जो रिपल्शन होती है वो ज़्यादा होती है। क्या होती है बेटा, ज़्यादा रिपल्शन होती है इस फ्लोरीन के कम साइज़ में, तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन इससे फटाफट नहीं होता है। मतलब जब हम डाउन आते हैं, हम जब क्लोरीन में देखते हैं तो क्लोरीन में थोड़ा साइज़ जो है फ्लोरीन से बढ़ जाता है, तो वो सूटेबल साइज़ बन जाता है किस चीज़ के लिए, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर गेन करने के लिए। तो इन क्लोरीन के केस में अगर हम देखेंगे तो वहाँ पर जो आपकी रिपल्शंस होती हैं, इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस होती हैं, वो उतनी ज़्यादा नहीं होती है जितनी वो फ्लोरीन्स में हुआ करती हैं। तो क्लोरीन का एटम कि वहाँ पर वो क्यों होती हैं थोड़ी सी कम रिपल्शन, जो कि ज़्यादा फ्लोरीन्स में होती है, क्लोरीन में वो क्यों थोड़ी कम होती है, क्योंकि वहाँ पर जो साइज़ होता है क्लोरीन का वो फ्लोरीन से थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, यानी आप बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस आर वेरी हाई इन फ्लोरीन, बट इन क्लोरीन एटम द साइज इज लार्ज and hence the electron repulsions are low as compared to fluorine. So chlorine atom can gain electron more easily and more effectively as compared to the फ्लोरीन। ठीक है बेटा, जैसे यहाँ पर एक ऑब्जर्व्ड फैक्ट है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो फ्लोरीन की है वो होती है 328 किलो जूल पर मोल, और जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की है वो होती है 349 किलो जूल और पर मोल। और अगर ब्रोमीन की देखोगे तो 300
एंड 24 किलो जूल पर मोल। तो यहीं से आप अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह से क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो फ्लोरीन से ज़्यादा होती है। ठीक है बेटा, होप कि ये चीज़ आपकी क्लियर हुई हो। अब हम आगे जाते हैं, थोड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो नेक्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी है उसको हम थोड़ा देखते हैं। देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर। देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस क्या है? वहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन एक न्यूट्रल एटम से गहन होना है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक बॉन्डेड एटम है, मतलब कोई दो एटम्स के बीच शेयर्ड पेयर है, उसकी टेंडेंसी उन दो में से किसकी ओर ज़्यादा रहेगी अट्रैक्ट करने की। इट इज़ डिफाइंड एज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। यानी एटम की वो टेंडेंसी कि जिससे वो शेयर्ड पेयर को अपनी साइड पे कर ले, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो एज अ रिजल्ट यहाँ पर क्या होता है जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दोनों एटम्स में आता है? एज अ रिजल्ट दी एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं दे बिकम पोलर इन नेचर, मतलब उसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जो है वो सेपरेट होता है। ठीक बेटा, चलिए अब आपने यहाँ पर कुछ बातें और याद रखनी है। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी EN मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है इज़ सिंपली अ रेशो, ये सिर्फ एक रेशो होती है बेटा शेयर्ड पेयर को अट्रैक्ट करने की, जो दूसरा एटम मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है उसकी। तो ये एक सिंपली रेशो है, इसका कोई यूनिट एंड हैज़ नो यूनिट, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। आप परेशान नहीं होना है, आपने परेशान नहीं होना है यहाँ पर कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का यूनिट क्या है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है, सिंपली एक रेशो होती है। उसके बाद रहे फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एटॉमिक साइज जिस तरह से पीछे आपने पढ़ा, एटॉमिक साइज तो हर एक पीरियोडिक प्रॉपर्टी के लिए आपको यूज़ होता जाएगा। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में एटॉमिक साइज का रोल रहेगा, न्यूक्लियर चार्ज रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन रहेगा। ठीक है, किस तरह से मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ एटॉमिक साइज के लिए कि स्मॉलर द साइज ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट, कि जितना एलिमेंट के एटम का साइज छोटा होगा उतनी उसके पास जो है अट्रैक्टिव पावर ज़्यादा होती है। ठीक है ना, तो जब A और B एटम्स हैं, अगर B एटम के पास अट्रैक्टिव पावर जो है वो ज़्यादा है लेस साइज़ के कारण, तो वो इस शेयर्ड पेयर को ज़्यादा अपनी साइड कर सकता है। या मान लीजिए अगर A एटम की साइज़ कम है B के बरक्स में, तो उसमें शेयर्ड पेयर को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, क्योंकि लेस साइज एटम में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होते हैं। ठीक है बेटा, इस तरह से साइज़ यहाँ पर इफेक्ट करेगा। फिर न्यूक्लियर चार्ज में इसी तरह से आप देखेंगे कि अगर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है तो इसका मतलब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। जब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो वहाँ पर फिर वो एटम क्या कर सकता है, शेयर्ड पेयर को फटाफट से क्या कर सकता है, ये एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, गेन कर सकता है या टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ कर सकता है। ठीक है, तो इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में आप बताएंगे कि अगर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, ठीक है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर वहाँ पर है तो फिर यहाँ पर आप बताएंगे इन केस ऑफ स्टेबल, ठीक है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का केस जैसे मैंने आपको पीछे समझाया वही आप याद रखेंगे यहाँ पर भी कि अगर एलिमेंट के पास जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो स्टेबल है, ठीक है, स्टेबल है, तो तब वहाँ पर फ़िलहाल उसको जो है कोई ज़रूरत तो नहीं होती है, ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रॉन की वो क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की। ठीक है नहीं, तो इस तरह से आप इस चीज़ को भी देखेंगे जो मैंने प्रीवियसली भी बता दिया आपको ये किस तरह से इफेक्ट करता है। अब जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ट्रेंड में आपने चीज़ याद रखनी है वो है स्मॉलर द साइज ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट। अगर एलिमेंट का साइज़ छोटा से छोटा, जितना छोटा साइज़ एटम का होगा उतनी उसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, मतलब उतनी उसके पास शेयर्ड पेयर को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा से ज़्यादा होगी। ठीक है बेटा, आइए इसका ट्रेंड फाइनली हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज। ट्रेंड आ गया, हमने बताया जब डाउन द ग्रुप आप आओगे किसी भी ग्रुप में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी। हैं, क्यों डिक्रीज होगी? देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिकली एटॉमिक साइज पर डिपेंड करती है, न्यूक्लियर चार्ज पर डिपेंड करती है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पर डिपेंड करती है। ठीक है, लिहाजा आप बताओगे कि अगर एटम का साइज ये डिक्रीज इसलिए होती है क्योंकि डाउन द ग्रुप आने से साइज जो है, इसका रीज़न लिखेंगे, बिकॉज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप the atomic size increases and the forces of attraction becomes less strong। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नीचे की तरफ साइज ज़्यादा होने से क्या हो जाते हैं, लेस हो जाते हैं। तो जब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लेस हो जाते हैं तो इसीलिए तुम बोल रहे हो कि ये डिक्रीज हो रही है।
ये तो इस पर डायरेक्ट डिपेंड करती है। क्यों? जैसे लिथियम सोडियम बेरिलियम, लिथियम सोडियम ये होगा पोटेशियम आपका वगैरह, ठीक है नहीं, तो लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ साइज कम होगा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगी। या जैसे मान लीजिए फ्लोरीन क्लोरीन में बता दीजिए, ठीक है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगी, इसका साइज़ कम है। उससे नीचे चले जाएंगे, क्लोरीन में थोड़ा साइज़ बढ़ जाएगा, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। बेरिलियम में जाएंगे, उसका साइज़ और बढ़ जाएगा, बेरिलियम नहीं सॉरी ब्रोमीन में चले जाएंगे, उसका एटॉमिक साइज़ और बढ़ जाएगा। आप बताओगे कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, और ज़्यादा कम हो जाएगी, ठीक है। तो होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई हो। अब अगर हम बेटा अक्रॉस द पीरियड जाएंगे तो इसका उल्टा होना है, वेयर एज ऑन मूविंग अक्रॉस द पीरियड दैट इज लेफ्ट टू राइट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज, लेफ्ट टू राइट जाने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी, बट बिकम्स जीरो फॉर नोबल, और नोबल गैसेस के लिए वो जीरो हो जाएगी। देखो क्यों? क्योंकि जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज़ क्या होती है, एटॉमिक साइज़ डिक्रीज होती है ना, मतलब जो पहले वाला एलिमेंट है, जैसे मान लीजिए यहाँ लिथियम है, आगे बेरिलियम है, आगे बोरान है, तो लिथियम का साइज़ ज़्यादा है, बेरिलियम का साइज़ कम है, बोरान का साइज़ और कम होगा। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि साइज़ कहाँ पे कम मिल रहा है, आगे की तरफ जाने से। तो आप बोलोगे लिथियम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो कम होगी, क्यों? वहाँ साइज़ ज़्यादा है, वाई अट्रैक्शन लेस है। बेरिलियम में अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगी साइज़ कम होने से, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, बोरान में और बढ़ेगी, कार्बन में और बढ़ेगी, नाइट्रोजन में और बढ़ेगी, एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप और अक्रॉस द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस तरह से इंक्रीज डिक्रीज होती है। अब मैंने लिखा यहाँ पे ऑलवेज रिमेंबर, क्या याद रखना है आपने बच्चों, एंड आप इनको ना मैंने नोट्स टाइप करके भी यहाँ पे लिखा है, आप इसको अपनी कॉपी पे इसी तरह से पॉज करके भी लिख सकते हैं। देखो क्या याद रखना है, फ्लोरीन हैज़ हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर पूरी पीरियोडिक टेबल में देखोगे ना तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन पाया जाता है, फ्लोरीन, ठीक है, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब सबसे ज़्यादा शेड पेयर को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी किसकी होती है, फ्लोरीन की, क्योंकि इसका साइज़ जो होता है एटॉमिक साइज सबसे छोटा होता है, ठीक है। तो वेयर एज सीजियम की अगर हम बात करेंगे, ग्रुप फर्स्ट वाला जो एलिमेंट होता है, ठीक है, उस सीजियम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो सबसे कम होती है, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की और सबसे कम जो है वो पूरे पीरियोडिक टेबल में सीजियम की होती है, ठीक है। उसके बाद है बेटा आज हमारा नेक्स्ट, आज हम इसको ख़त्म ही कर लेते हैं इस चैप्टर को। अब है वैलेंसी। वैलेंसी पीरियोडिक प्रॉपर्टी क्या होती है, देखिए आप ध्यान रखिए यहाँ पर, इसमें आपने देखना है, सबसे पहले हम देखेंगे कि वैलेंसी होती क्या है। वैलेंसी मीन्स कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट मतलब कोई भी एलिमेंट जो है वो कितने बॉन्ड्स वगैरह बना रहा है, ठीक है। तो ट्रेंड आप क्या बोलेंगे आप यहाँ पे वैलेंसी का, फिर मैंने आपको एक फॉर्मूला भी बताया था वैलेंसी निकालने का, आपने याद रखना है कि जो एस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं बेटा, इनको हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी कहते हैं। मैंने आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये चीज़ बताई है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स की जो वैलेंसी है वो हम निकालते हैं, वो देखते हैं हम कि वैलेंस शेल में 1 से लेकर अगर 4 तक के इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं तो उनकी वैलेंसी भी वही होती है, उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी वही होते हैं। लेकिन इन केस अगर वहाँ एलिमेंट का वैलेंस शेल में 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाता है, फिर हम वैलेंसी निकालते हैं, फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन वही इलेक्ट्रॉन नंबर रहता है, लेकिन वैलेंसी निकलती है वहाँ पर ऐसे एलिमेंट्स के लिए ऑक्टेट माइनस वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या करते हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस कितना हो कि ऑक्टेट 8 हो जाए, ठीक है। लेकिन डी ब्लॉक के लिए कैसे करते हैं, डी ब्लॉक के लिए हम वैलेंसी निकालते हैं, उनकी फिक्स्ड वैलेंसी नहीं होती है। डी ब्लॉक के लिए हम निकालते हैं n-1 जो हमारे पास ऑर्बिटल होता है, n-1 डी ऑर्बिटल जिसे आप कहते हो, ठीक है, या इनर डी ऑर्बिटल या इनर डी सबशेल जिसे आप बोलोगे, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं और वैलेंस एस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आप देखते हो कि n-1 डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं और s ऑर्बिटल में ns ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, दोनों को मिलाकर जो है वैलेंसी डिसाइड होती है, ठीक है। तो अब हम इसका ट्रेंड जब देखेंगे मूविंग डाउन द ग्रुप, किसी भी ग्रुप में अगर हम आप देखोगे बेटा तो डाउन द ग्रुप जब आप आते हो तो वैलेंसी जो है वो कांस्टेंट रहती है। क्यों कांस्टेंट रहती है जी वैलेंसी डाउन द ग्रुप आने से, इस वजह से बिकॉज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमेन्स कांस्टेंट, क्योंकि वहाँ पर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं ग्रुप में, ठीक है। जैसे आप यहीं पे ग्रुप 1 की बात करिए, लिथियम है, नीचे आपका सोडियम है, फिर पोटेशियम है, फिर आपका रिबेडियम है, सीजियम है, फ्रांशियम है। देखिए आप बताएंगे कि लिथियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 1s2 2s कितना रहेगा 1, फिर यहाँ पर सोडियम में वैलेंस शेल क्या रहेगा 3s1, ठीक है, पोटेशियम में क्या रहेगा 4s1, ठीक है। देखिए नेचर तो वैलेंस शेल की चेंज हो रही है, ये 2 मतलब ये सेकंड शेल से बिलोंग कर रहा है, 3 मतलब थर्ड,
सेकंड शेल से नहीं, सॉरी, ये सेकंड शेल से भी, लेकिन ये आप बोलोगे सेकंड पीरियड से बिलोंग कर रहा है, ये थर्ड पीरियड से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, ये आपका फोर्थ पीरियड से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। इसमें दो, और सेकंड का मतलब ये भी है, इसमें 2 शेल्स आएंगे, इसमें 3 शेल्स आएंगे, इसमें 4 शेल्स आएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप बताओगे, लेकिन वैलेंस और ट्रू में शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन तो है ना, कांस्टेंट तो है ना, तो वही हम बता रहे हैं, इसलिए कांस्टेंट रहता है वैलेंसी डाउन द ग्रुप, क्योंकि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं वहाँ पर, या कांस्टेंट रहते हैं, इस तरह से आप कहेंगे, ठीक है। वेयर एज बेटा अगर हम देखेंगे अक्रॉस द पीरियड वैलेंसी का क्या ट्रेंड आता है, वेयर एज ऑन मूविंग अक्रॉस द पीरियड द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेज फ्रॉम, कितनी इंक्रीज होती है, 1 to 4, ठीक है। जैसे मान लीजिए लिथियम है, इसके आगे कौन सा है, बेरिलियम, उसके आगे कौन है, बोरान, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, ठीक है, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन वगैरह, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप बताएंगे सर लिथियम की ये वैलेंसी कितनी है, लिथियम की वैलेंसी 1 है, क्यों, 1:2s1 आया ना, अभी पीछे समझाया मैंने। बेरिलियम में 2s2 आएगा, इसकी वैलेंसी 2 हो गई, बोरान में 3 आ जाएगी, कार्बन में 4 आ जाएगी, ठीक है, 1s2 2s2 2p2 आएगा, तो 2s2 और 2p2 में कितना हो गया, 2 और 2 4, ठीक है। और नाइट्रोजन में कितना आएगा, 1s2 2s2 और 2p3 आ जाएगा, तो 3 और 2 कितना हो गया, 5, और इसकी वैलेंसी जो है वो कितनी बोलोगे तुम, 5 थोड़ी होगी। मैंने अभी बताया था, जिन रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में हो जाता है, उनकी वैलेंसी हम निकालते हैं, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जमा क्या करें, 8 हो जाए, या ऑक्टेट में से ही वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस करते हैं। तो नाइट्रोजन के केस में वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 5, क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, ठीक है। तो हम करेंगे 8 - 5, 8 - 5 करोगे आपके पास आंसर 3 आएगा, तो इसकी वैलेंसी 3। ऑक्सीजन की वैलेंसी कैसे आएगी, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 - 6 कितना आएगा, 2, और आगे फ्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, तो 8 - 7 कितना आएगा, 1। तो फ्लोरीन के आगे जो नोबल गैस एलिमेंट है उसमें से 8 - 8 क्या करोगे, 0 आ जाएगा। तो हुई ना, पहले ये अप टू द मिडल ऑफ द पीरियोडिक टेबल आप बताओगे, कार्बन तक मिडल आएगा पीरियोडिक टेबल का पीरियड। तो मिडल तक अगर आप देखोगे इसको, तो ये पहले इंक्रीज हो रही है 1 to 4, उसके बाद ये 3, 4 के बाद 3, 2, 1, 0 डिक्रीज हो रही है, जब लेकिन आप अक्रॉस द पीरियड लेफ्ट टू राइट जाते हो पीरियोडिक टेबल में। होप कि ये ट्रेंड्स और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गए हों। और देखो बेटा, मैं आपको कह रहा था वाई क्लोरीन हैज़ एक्सेप्शनली हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन फ्लोरीन, इसका आंसर मैं पीछे आपको कर चुका हूँ, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बेटा इतना ही पढ़ेंगे। आज हमारा ये चैप्टर नंबर 3 जो है ये कंप्लीट हो गया है। अब हम कल से जो है केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे। लेकिन फाइनली मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर अभी भी आप मेरे चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और पास में दिए गए बेटा बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि इन फ्यूचर अगर कोई मेरा वीडियो अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच जाए। तो ठीक है बेटा, आज के लेक्चर में इतना ही। गुड बाय, टेक केयर, स्टे फिट एंड स्टे सेफ।